बाजार बोलता है किस तरह के एफआईज डीआईज डेटा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चल रहा है कि डीआईज कितना माल खरीद रहे हैं और एफआईज तो लगातार हम पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि वो बेच ही रहे हैं माल। और एक बार देख लेते हैं कल की फिगर क्या रही थी, कितना एफआईज ने माल बेचा और कितना डीआईज ने माल खरीदा है। तो डीआईज और एफआईज लगातार लगभग एक ही रेंज में चल रहे हैं। 3800 करोड़ का माल डीआईज ने कल खरीदा है और एफआईज ने करीब 3314 करोड़ का माल बेचा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि डीआईज कल भी मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आए। ग्लोबल इंडिसेस क्या कहती हैं, क्या कुछ सपोर्ट कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं? तो मॉर्निंग के सेशन में तो आज हमने देखा था कि नहीं कर रही थी, लेकिन अभी एक मिला जुला रुझान देखने के लिए मिल रहा है। यूएस मार्केट में कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली, उसका कारण भी जानेंगे कि क्यों थोड़ा सा एक लैकलस्टर सा मूवमेंट रहा यूएस मार्केट में। शंघाई और हैंसेंग यहाँ पर तेजी बनी हुई है। निकाई और कोस्पी यहाँ पर मामूली गिरावट देखने के लिए मिली, करीब आधा % की। साथ ही आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स को भी एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर्स हैं जहाँ पर की मूवमेंट तेज है या ऑन द पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड पर बासफ यहाँ पर करीब 11% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। सिम्फनी में करीब 8% का मूव है। रूट मोबाइल 7% ऊपर है। आईटीडी सीमेंटेशन आफ्टर गुड रिजल्ट्स ऑफ Q1 7% का पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पर करीब 6% से ज़्यादा की तेजी बनी हुई है। टॉप लूजर्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि इस गिरे हुए बाजार में अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं, गिरावट है उन काउंटर पर। तो फ्यूजन माइक्रो यहाँ पर 8% की गिरावट है। गोकुलदास एक्सपोर्ट थोड़ा प्रॉफिट बुक होता हुआ हमने देखा था। बांग्लादेश के इवेंट के बाद सारे ही टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट से जुड़े काउंटर्स में तेजी देखने के लिए मिली, आज 7% नीचे। सांगवी मूवर 7% नीचे है। बालाजी एमाइंस आफ्टर बैड रिजल्ट्स ऑफ Q1 6% नीचे है। विस्तार से बात करेंगे इस काउंटर पर भी। लेमन ट्री यहाँ पर करीब 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में एक मिक्स सा रुझान देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर कि काउंटर में रिजल्ट्स के भी इम्पैक्ट हैं, कुछ खबरों के भी इम्पैक्ट हैं जिनका असर हम शेयरों के मूवमेंट पे देख रहे हैं। साथ ही दर्शक भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जहाँ पर कि कल हमने देखा कि एक डाउ जोन्स में डिस्पाइट द फैक्ट कि येन के लिए जो एक सपोर्टिव स्टेटमेंट आया था जापान से कि वो आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, जितना एक हॉकिश माहौल बन गया था वो थोड़ा डॉविश साइड पर होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हमने देखा कि जापानीज़ मार्केट एक अच्छा रिकवर हुए कल भी और दुनिया भर के बाजार तेज रहे, लेकिन अमेरिकन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई रात। कारण था कि अमेरिका में $42 बिलियन के जो बॉन्ड की सेल थी उसको कमज़ोर रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से वहाँ पर मार्केट फिसल गया। साथ ही अगर देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ी अच्छी इस ऑब्जर्वेशन निकाला है। उन्होंने कहा है कि जब भी मार्केट में 5% की गिरावट आती है तो अगले 3 महीने में 6% की रिकवरी का ट्रेंड आ जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है। अमित सर, कितना सही मानते हैं आप इस ऑब्जर्वेशन को? क्योंकि जो ये बुल मार्केट चल रहा है जिसमें कि 5% की कोई भी गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में आती है, कुछ दिन रहती भी है और कई बार वो वी शेप रिकवरी हो जाती है, कई बार यू शेप रिकवरी हो जाती है। हाउ डू यू सी सर? नहीं, देखिए, जो उन्होंने बात कही है वो स्टैटिस्टिकली जो है वो सही रही है पास्ट में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, मगर हर मार्केट का जो सिचुएशन है, हर जो टाइम चल रहा है मार्केट का, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइम चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी जो मार्केट जिस जोन में है उसके बहुत कम प्रेसिडेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये रैली जो है बहुत बड़ी जो है ग्लोबली रैली आई है इक्विटीज में। बहुत बड़ा एक बूम आया है पोस्ट कोविड में। इसके बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अब ये मार्केट जो पैरामीटर्स को फॉलो करे वो हिस्ट्री से जो है वो थोड़े अलग हटके हों। मगर जो गोल्डमैन सैक्स ने जो अपना जो एक स्टैटिस्टिकली जो उन्होंने एक अपना हाइपोथेसिस रखा है, आई थिंक मार्केट ने उस हाइपोथेसिस को पास्ट में सपोर्ट किया है और हो सकता है इस बार भी उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे और मार्केट जो है यहाँ से आने वाले समय में बढ़े। इनफैक्ट हम लोग भी मार्केट में इस टाइम ओवरऑल एक बुलिश व्यू रखते हैं, क्योंकि ओके। इस करेक्शन के हमें भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जो है वो प्रॉबेबली ऑन द नियर टर्म बेसिस डाउनसाइड कम है, अपसाइड थोड़ा ज्यादा है। मगर अगर आप लंबी लंबी अवधि की बात करेंगे तो वो सिचुएशन एकदम बदल जाती है। बट एज ऑफ नाउ, यस, देयर इज अ पॉजिटिव
देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द मार्केट। मार्केट में जो 3 ही 4 दिनों में जो करेक्शन आई वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी, जिसके वजह से लॉट ऑफ स्टॉक जो है वो वीक हैंड से शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चले गया है। तो इसलिए जी मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर गोल्डमैन सैक्स की जो एनालिसिस है वो इस बार भी जो है खरा उतरे। बिल्कुल। हाँ, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू कर देते हैं। एक हमारे दर्शक हैं विजेंद्र पुनिया जी, उन्होंने जियो फाइनेंशियल के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 356 के प्राइस के। सर जियो फाइनेंशियल पहले माना जा रहा था कि ये एक एनबीएफसी कंपनी के तौर पर काम करेगी, लेकिन बाद में उन्होंने एनबीएफसी को तो अपना अलग कर दिया कि उस पर फोकस ही नहीं किया। वो अपनी होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर चल रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जियो फाइनेंशियल ठीक लगता है क्या आपको? देखिए विवेक, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक आई थिंक इट्स अ समवॉट ऑफ अ रिस्की बेट, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो जो उनका फाइनेंशियल सर्विसेज और वो सारा जो उनका जो बिजनेस है वो उसको जो है वो उसमें उनको बहुत ज्यादा कामयाबी मिले। आई एग्री कि ग्लोबली ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेंसेंट ने जो है वो इसमें बहुत अमेजिंग काम किया है। कई चाइनीज कंपनीज ने यहाँ पे बहुत सक्सेस हासिल किया है पिछले 10 साल में। मगर इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा डिफरेंट मार्केट है। इंडिया की जो जो फाइनेंशियल लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको कितनी कामयाबी मिलेगी इसके बारे में कुछ सवाल हैं, जिनका कि जवाब आने वाले टाइम में मिलेगा। मगर जो ओवरऑल जो है यहाँ पे रिस्क रिटर्न मुझे बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं लगता है, क्योंकि अगर उनको वो कामयाबी मिलती है तो आई एग्री कि वो स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा करेगा, मगर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं 20 या 25% से ज्यादा नहीं है। और एक काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि उनको उतना सक्सेस ना मिल पाए जितना कि ऑप्टिमिस्ट जो है वो सोच रहे हैं। और उस केस में ये स्टॉक जो है वो लैकलस्टर ट्रेड करता रहेगा, और हो सकता है कि ये वापस 350 का रेट आने में भी जो है आपको समय लग जाए। तो मेरा ओके। ऐसा मानना है मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, वैल्यूएशंस भी जिनकी रीजनेबल हैं, और जहां पे प्रोस्पेक्ट जो है ज्यादा डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है कि वो आने वाले समय में जो है वहां पे ज्यादा बेहतर करेंगे। यहाँ पे एक रिस्क एलिमेंट ज्यादा है, जिसके वजह से हो सकता है कि स्टॉक एक रेंज में रह जाए या डाउनसाइड ओपन अप हो जाए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मैं अभी तो उनको बेचने की सलाह नहीं दूंगा, मगर अगर ये स्टॉक से थोड़ा भी रिकवर करता है बीच में और उनको कॉस्ट के आसपास मिलता है, तो मैं स्विचिंग जरूर मैं रेकमेंड करूंगा कि वो इसमें से निकल के कुछ और जो है वो स्टॉक्स की तरफ अपना रुझान रखें। बिल्कुल, तो स्विचिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी अगर वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एक लैकलस्टर सा मूवमेंट सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पर। कुछ एक डोमेस्टिक खबरें भी देख लेते हैं जिनका कि इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर्स पर। त्योहारी सीज़न से पहले जो ट्रक का जो फ्रेट है वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर करीब 4% तक बढ़ गया है। तो लॉजिस्टिक कंपनीज पर थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए। सर कैसे देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, गति, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, क्योंकि हम देखते हैं कि आफ्टर मॉनसून का जो पीरियड होता है उसमें त्योहारी सीज़न अगले 3-4 महीने के लिए पूरा डोमिनेट करते हैं, और ऐसे में माल की जो एक आवाजाही होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सच, कोई इस तरह के लाइक कांवड़ यात्रा या कुछ ऐसे सीज़न नहीं आते जहाँ पर कि कुछ हर्डल्स हो। तो एक रोड फ्रेट में इतना तेज मूवमेंट आना ये कितना पॉजिटिव होगा सर? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बेसिकली सीजनल पैटर्न है, और ये हर ओके। साल ही तकरीबन जो है वो अगस्त से लेके जनवरी तक ये इनका एक बेहतर पीरियड जाता है। बल्कि इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मार्च तक जो है वो इनका जो ये वाला जो सेकेंड हाफ होता है, जो कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का है, वो बेहतर जाता है। और उसके बाद वाला जो पीरियड है वो सीजनली उतना फेवरेबल नहीं होता है। तो ये एक एनुअल फिनोमिनन है, सीजनल फिनोमिनन है। मगर हाँ, जो इकोनॉमी की ओवरऑल जो अगर मैं सिचुएशन देखता हूं तो अभी फ्लोज काफी रोबस्ट हैं। अभी जो है गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप जीएसटी कलेक्शंस भी देख रहे हैं कि काफी रोबस्ट है।
और मुझे लगता है कि आने वाला फेस्टिवल और वेडिंग सीजन भी जो है मुझे काफी रोबस्ट दिख रहा है। तो ऐसे में जो है ये सारे स्टॉक्स जो है मुझे लगता है कि अच्छा करेंगे। और समहाउ जो है वो पिछले कुछ समय में इनके ऊपर उतना ज्यादा जो है वो मार्केट में लोगों का रुझान इस तरफ नहीं गया है, तो थोड़ा अंडर इन्वेस्टेड, अंडर ओन्ड भी है ये पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द मार्केट। तो आई थिंक मैं यहाँ पे फेवरेबली इंक्लाइंड हूँ कि यहाँ पे कंपेयर टू सम ऑफ द अदर सेक्टर्स आपको जो है वो कुछ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 6 to 7 months। बिल्कुल, तो आउट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ सत्रों से अदानी स्टॉक्स में भी देखने के लिए मिल रहा है। जब से अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का क्यूआईपी आया था, करीब 8300 करोड़ रुपए का उनका क्यूआईपी था, उसमें रेस्पॉन्स जो आया वो 50,000 करोड़ रुपए की बिड्स आई थी। उसके बाद अदानी समूह के शेयरों में एक अच्छा तेज मूवमेंट देखने के लिए मिला, और साथ ही इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी, ज़्यादातर कंपनीज़ के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, वो ये है कि कल एक डेवलपमेंट हो रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस में इस तरह की बातें हो रही हैं कि क्यूआईपी आ सकता है कंपनी में 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ के बीच में। अमित सर, कैसे देख रहे हैं अदानी स्टॉक्स को, जहां पर कि हम पहले वैल्यूएशन गैप की बात करते थे, अब अदानी एज एन कंपनी इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि उनको ग्लोबल इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उनकी शेयर होल्डिंग एक वाइजली डिवाइड हो एक अच्छे क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स में। कैसे देख रहे हैं सर? नहीं देखिए, आई थिंक ओवरऑल मुझे अडानी ग्रुप में टेलविंड्स नजर आ रहे हैं। और ओके। आपने जैसे अडानी एनर्जी का बताया वो एक फेवरेबल डेवलपमेंट थी। उसके अलावा ब्लूमबर्ग ने अभी जो एक बहुत बड़ा एक प्रोग्रामिंग उन्होंने की थी अडानी फैमिली के ऊपर। एक काफी सारा जो है उन्होंने उनसे इंटरेक्ट किया अडानी फैमिली की, ना केवल करंट जनरेशन से जो कि गौतम अडानी और उनके ब्रदर्स हैं, बल्कि उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां पे भी उन्होंने इंटरेक्शन किया। और वो सारे जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे करके जो है वो रोज आजकल उसको पोस्ट कर रहे हैं, उसको जो है पब्लिश कर रहे हैं, और सभी लोग उसको देख पा रहे हैं। तो वहां पे जो है वो कुछ स्ट्रेंथ्स निकल के आई हैं कि किस तरीके से जो इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है, और अडानी ग्रुप के जो नेक्स्ट जनरेशन है जो स्काइंस हैं वो बहुत उन मार्केट्स में लोगों को देख के अच्छा लग रहा है कि वो काफी उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर एनर्जी है, एम्बिशन है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है। और जो है वो मिलके जो है ये सारे लोग काम करना चाह रहे हैं, अपने सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ब्लूमबर्ग का फीचर है इसने भी हेल्प किया है। और प्लस जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो अपनी शेयर होल्डिंग को ज्यादा डाइवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी सी जो है वो जो एक पहले जो एक परसेप्शन था कि भाई अडानी ग्रुप बिटवीन इट्स प्रमोटर्स एंड इट्स एसोसिएट्स वो बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन ऑफ इक्विटी होल्ड कर रहे हैं, और बाकी जो हैं वो जो एफआईआईज और डीआईआईज हैं उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनके स्टॉक्स में नहीं है। वो चीज अब चेंज हो रही है, और ये जो जितने भी क्यूआईपीज आ रहे हैं उससे फर्दर जो है डीआईआईज की और इवन एफआईआईज की स्टेक बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ ये सारे फेवरेबल डेवलपमेंट से कंपनीज अच्छा भी कर रही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार नेक्स्ट 1 मंथ में जैसे हमें लग रहा है कि मार्केट भी अपना एक बॉटम बना के थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रही है और थोड़ा सा ऊपर जाने की स्थिति में है, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स इसमें आउट परफॉर्म करें। तो मैं समझता हूं कि अभी एटलीस्ट जो है आप मान के चलिए कि 8 to 10% का अपसाइड पोटेंशियल अगले एक महीने में आपको अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। जी, तो अदानी स्टॉक्स पर सर भी पॉजिटिव हैं, और जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं और प्रमोटर को लेकर, सक्सेशन प्लान्स को लेकर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में, और इस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ पर। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं मुंबई से, आसिफ जी हैं। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आशीष दुबे मुंबई से बोल रहा हूँ सर। जी मुझे सर, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, वारे रेन्यूएबल के बारे में सर जानकारी चाहिए था। 70 शेयर हमारे पास। ओके, मैं पूछ लेता हूँ सर, कितना टाइम दे सकते हैं आप इसको? कम से कम 1 साल सर, 1 साल से 1.5 साल बचे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं।
वारी रिन्यूएबल सर, इस काउंटर को आप ट्रैक करते हैं, इन्होंने 1712 रुपए के लिए हुए हैं। जी, देखिए मैं इस काउंटर को स्पेसिफिकली तो ट्रैक नहीं करता हूं, मगर ये जो ओवरऑल ये जो स्पेस है, ये मुझे लगता है कि रिन्यूएबल की पूरी स्पेस है, ये अभी अच्छा करने वाली है। और आपको मालूम है कि इवन यूएस में अब इस टाइम जो डेमोक्रेट्स हैं उनके चांसेस हैं पावर में आने के। आज से 3 हफ्ते पहले जो सिचुएशन थी तब में और अब में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, तो वहां पर भी जो है रिन्यूएबल पे एक दोबारा से काफी फोकस जा रहा है, क्योंकि बीच में जब लोगों को लगता था कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो रिन्यूएबल पर जो है वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि रिन्यूएबल्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ट्रेंड्स जो अक्सर यूएस से निकलते हैं वो बाकी पूरे वर्ल्ड पे भी एप्लीकेबल होते हैं। तो एक तो ग्लोबली जो है वो टेलविंड्स मुझे नजर आ रहे हैं रिन्यूएबल्स के लिए। उसके अलावा इवन इंडिया में भी जो है वो रिन्यूएबल्स पे दोबारा से जो है वो काफी अच्छा फोकस हो रहा है। और बहुत सारे रिन्यूएबल के जो जो स्टॉक कैटेगरीज थी उन्होंने बीच में करेक्शन लेने के बाद अब उनका ट्रेंड दोबारा अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कैटेगरी है ये आने वाले समय में अच्छा करने वाली है, मगर स्पेसिफिकली वारी रिन्यूएबल पे जो है वो मेरी कोई विशेष टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि विद इन द रिन्यूएबल स्पेस हम इसको बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रैक नहीं करते। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कुछ एक खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं। मूडीज़ ने टाटा मोटर की रेटिंग BA3 से बढ़ाकर BA1 कर दी है, यानी कि 2 नॉच का रेटिंग में इजाफा किया है। सर, टाटा मोटर्स पर कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी ऑन द पॉजिटिव साइड देखने के लिए मिल रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर टाटा मोटर्स को? देखिए टाटा मोटर्स जो है मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ पे साइडवेज मुझे होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, बजाय कि कोई बहुत बड़ा इसमें अपस्विंग आए। और उसकी उसकी वजह ये है कि टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जेएलआर से जो है वो आता है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। और जेएलआर है वो अल्ट्रा प्रीमियम स्पेस में है ऑटोमोबाइल्स में। और वहां पर हम लोग जो है ग्लोबली एक स्लो डाउन देख रहे हैं, क्योंकि जेएलआर की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएस है, और उसके बाद जो है वो यूके और वेस्टर्न यूरोप है, और फिर ऑफ कोर्स चाइना एक बड़ी मार्केट है। इंडिया भी एक उनके लिए एक धीरे धीरे एक अच्छी मार्केट बन गई है। मगर क्योंकि टाटा मोटर्स जेएलआर पे बहुत ज्यादा निर्भर है और वहां पे ग्लोबल ऑटोमोबाइल स्पेस में कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है, और पर्टिकुलरली जो प्रीमियम सेगमेंट है वहां पे आने वाले समय में कुछ सॉफ्टनेस होने की आशंका है। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स फंडामेंटली शायद उतना अच्छा ना कर पाए जितना उसने पिछले 3-4 तिमाही में किया था, जब एक तरीके से देवर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। एक तो इंडिया में कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है वहां पर भी थोड़ा सा जो है वो इश्यूज हैं। दूसरा, जेएलआर की मार्केट थोड़ा सा सॉफ्ट होने की आशंका है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। और तीसरा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेगमेंट है जिसमें टाटा मोटर्स इंडिया में लीडर है, वहां पे भी जो है कई लोग रीथिंक कर रहे हैं कि क्या उनको अपनी गाड़ी जो है वो क्या उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी है या नॉर्मल फ्यूल कंबशन खरीदना है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मोमेंटम है वो ग्लोबली भी और इंडिया में भी थोड़ा स्लो डाउन किया है। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ पे एट बेस्ट जो है वो साइडवेज रहेगा। हम लोग टाटा मोटर्स पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, मगर आई एग्री विद यू कि कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी पिछले 2 हफ्तों में जो कि फेवरेबल थी, और अब मूडीज ने जो है वो अपग्रेड किया है, तो उसकी टेलविंड्स जरूर ये स्टॉक एंजॉय कर रहा है। बट आई वुड से कि दिस इज अ सेल ऑन एवरी राइज, और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मुझे जो है वो एप्रिसिएशन के चांसेस मुझे नहीं दिखते हैं। जी, साथ ही अभी थोड़ी देर पहले ही आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे आरबीआई गवर्नर के। तो उसमें एक तो दरों में बदलाव नहीं,
लगातार कई क्वार्टर से हम एक ही ब्याज दर देख रहे हैं, वो है 6.5% ऑन द रेपो रेट साइड, और MSF विंडो पर जो रेट चलता है वो 6.75 पर बना हुआ है। साथ ही जो RBI गवर्नर ने कुछ एक स्टेटमेंट कहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि बेहतर GDP ग्रोथ के लिए महंगाई पर नियंत्रण करना जरूरी है। तो ये अभी भी जो RBI का फोकस एरिया है वो इन्फ्लेशन पर ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मॉनसून में जो एक रिकवरी है उसका फ़ायदा एग्री ग्रोथ को मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात इंडियन मार्केट के लिए। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि हाउस होल्ड स्पेंडिंग बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अर्बन से तो अभी तक मिल ही रहे थे, अब थोड़ा सा हो सकता है कि रूरल से भी मिलते हुए दिखाई दें। और FY25 की जो GDP ग्रोथ है वो उन्होंने 7.2% पर रहने का अनुमान जताया। अमित सर, सारे ही स्टेटमेंट में आपको सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा ऐसा लगा जो कि मार्केट में फ्यूल दे सकता है? आई थिंक डेफिनेटली रूरल कंजम्पशन के बारे में जो उन्होंने कहा है वो मार्केट के लिए जो है वो एक फेवरेबल उनका एक स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंज्यूमर रिलेटेड जो स्ट्रेस था, चाहे वो रूरल का था और चाहे वो अर्बन कंज्यूमर में भी जो है स्ट्रेस था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके वजह से हमारी बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो FMCG स्पेस में या इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, वो वहां पे जो है वो सफर कर रहे थे। तो अगर आने वाले टाइम में अगर रूरल स्ट्रेस कम होता है, और आप जानते ही हैं कि मॉनसून का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा चल रहा है, आने वाले समय में जो खरीफ क्रॉप की जो फसल है वो बेहतर होती नजर आ रही है, जी। गवर्नमेंट भी जो है वो चीज को लिबरली जो है वो आने वाले समय में सपोर्ट करेगी या उनको हाइक करेगी ग्रेजुअली, जिससे कि जो विलेजेस हैं वहां पे जो एग्रो स्पेस है, फार्मर कम्युनिटी है, वहां पे थोड़ा सा जो है वो पैसा और जाए। तो ये सब डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेंड है, और RBI ने भी इसके विषय में एक स्टेटमेंट दिए। मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट्स ये सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी ऑफ कोर्स जो भी उन्होंने कहा है वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है, तो मुझे उसमें कहीं पे भी कोई सरप्राइज एलिमेंट मुझे नहीं मुझे लग रहा है। सर, तो रूरल कंजम्पशन थीम अगर रिकवर होती है या ये पेस पकड़ती है, तो कौन से ऐसे काउंटर्स होंगे जहां पर की नज़र रखनी चाहिए ऑन द पॉजिटिव साइड? आई थिंक FMCG जहाँ पे वो जो एक किस्म से आप जो है वो लोअर ब्रांड से आप हायर ब्रांड्स पे अपग्रेडेशन की स्टोरी है, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, देन फार्म इक्विपमेंट है, और टू व्हीलर स्पेस है। आई थिंक इस स्पेस में जो है देयर विल बी विनर्स अगर रूरल स्ट्रेस अगर जो है वो कम होता है, और अगर फार्मर्स और रूरल एरियाज में अगर इनकम्स बढ़ती हैं, तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है कि कौन सी कंपनी उसको बेहतर कैपिटलाइज करने की पोजीशन में है। आपको ज्योग्राफिकली देखना होगा कि ज्योग्राफिकली कौन से एरियाज में जो है वो रूरल इकोनॉमी ज्यादा अच्छा कर रही है, और उन एरियाज में जो है वो कौन सी कंपनीज का ज्यादा बड़ा फोटे है। तो आई थिंक उसमें एक पूरा हमें एक एनालिसिस करना होगा, बट ब्रॉडली स्पीकिंग इन इंडस्ट्रीज में, इन सेक्टर्स में आपको जो है वो कुछ विनर्स देखने को मिलेंगे इफ दी रूरल स्ट्रेस एक्चुअली गोज डाउन, और जिसकी की पूरी संभावना इस टाइम दिख रही है। जी, बिल्कुल। तो रूरल थीम पर हमें फोकस रखना है, और उन FMCG कंपनीज़ का जिनका कि रूरल पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है उन पर फोकस रखना है। उसमें जो मेन जो रूरल पेनिट्रेशन में कंपनीज़ हैं उसमें गोदरेज कंज्यूमर, ज्योति लैब, इस तरह की कुछ एक बजाज कंज्यूमर जैसी कंपनीज़ हैं जहां पर कि आप नज़र बना सकते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शरदमिश्रा.com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी। शरद सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सर हम इस लिंक पर आ रहे हैं। शरद सर, आज इस समय मैं सेंसेक्स निफ्टी में देख रहा हूं तो 520 पॉइंट की गिरावट अब सेंसेक्स में हो गई है, और निफ्टी में करीब 157 पॉइंट्स की। सर, कल फ्राइडे का दिन है, और कैसे देख रहे हैं इस वीक की क्लोजिंग कहां पर होती हुई दिख रही है आपको? तो विवेक जी देखिए, अगर आप ओवरऑल डेटा देखिए, करीब 55% के लगभग एफआई का लॉन्ग है। कल भी एफआई ने करीब 3300 करोड़ कैश में बेचा, 1032 करोड़ रुपए, 1032 करोड़ रुपए इंडेक्स फ्यूचर में बेचा, 3000 करोड़ रुपए स्टॉक फ्यूचर में बाय किया। बहुत ही स्पेसिफिक बाइंग
आपको कोल इंडिया जैसे काउंटर्स में, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में देखने को मिली है। 715 करोड़ बैंक निफ्टी में दोबारा बेचा है दूसरे दिन। जी 51% की लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। 113% शॉर्ट बिल्डअप निफ्टी में देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ये कि 30% शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग हुई थी कल, और 8% शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनको बेचना था उन्होंने बेच दिया। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन जाता है, उनका फर्दर बेचने का इरादा नहीं है, नीचे की तरफ सपोर्ट आएगा। तो बैंक निफ्टी में 5292 से 54453 ये जोन है जहां पर कॉल राइटर का 50-300 से 50-500 पे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे 49,800 49,800 से 50,000 पे पुट राइटर का बेस है। तो ये जोन हो जाता है 300-400 पॉइंट का कंसोलिडेशन का। सिमिलरली निफ्टी में आप देखें तो जो पहले रेजिस्टेंस, जो पहले सप्लाई जोन परसों बेचा था 24,395, कल फिर बेचा 24,337। तो 24,337, 24,395 ऊपर की तरफ मीन्स 24,300, 350, 24,400 पर कॉल राइटर का जोन। नीचे 24,026, 24,155 पर पुट राइटर का जोन। तो देखिए 24,100 से 24,400, 300 पॉइंट का जोन। रिटेलर दूर रहे, रिटेलर को भारी नुकसान होगा अगर निफ्टी में इस वक्त ट्रेड करेंगे। जी बाजार चौपी है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप ऑप्शन बाय करके चलते हैं तो प्रीमियम डिटोरेट होगा, आप अननेसेसरी ट्रैप होंगे, पॉइंट नहीं है। छोड़ दीजिए, ये रेंज टूटने दीजिए, इसके बाद ही कुछ पोजीशन मुझे लगता है वी इसके अंदर बनेगी। अगर आप आरबीआई पॉलिसी भी देखें, देखिए जी जिस दिन से यूएस फेड ने बोला कि साहब ऐसा है कि मैं तो 2% के नीचे इन्फ्लेशन के बाद ही ऐड करने वाला हूं, तो बाजार में वैसे भी आप देखिए डबल वैमी हो गया। वैसे भी आप एक्सिस बैंक के रिजल्ट देखिए तो 90% पे क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो खड़ा हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक में भी देखिए 17-17.5% का हमें डिपॉजिट ग्रोथ देखने को वाई वाई बेसिस पे मिला। इससे बाजार खुश नहीं था। तो बैंक निफ्टी सारा वेट डाल रहा है निफ्टी के ऊपर। और बैंक निफ्टी आज आरबीआई पॉलिसी से भी खुश नहीं होगा, क्योंकि आप देखें तो एमएसएफ में कोई चेंज नहीं हुआ जी है, मार्जिन बिल्कुल स्टैंडिंग फैसिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। अगर आप स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट पे देखें वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आरबीआई कह रहा है ठीक है साहब, स्प्रे एंड प्रे, अभी चलने दीजिए। मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है फूड इन्फ्लेशन का, जब तक वो नहीं जाएगा। और देखिए इस क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर की बिल्कुल। जीडीपी ग्रोथ डाउनग्रेड हो गई है, आने वाले क्वार्टर में उसको ऐड कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक को पसंद नहीं करेगा। मुझे लगता है यहाँ पर एक रेंज बाउंड ही ट्रेड रहेगा जब तक कोई यूएस फेड से या आरबीआई से कोई पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट कट को लेकर के मूव नहीं आता। बैंक निफ्टी में, बैंक में जबरदस्त प्रेशर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस समय इस वीक में उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।